सुंदर कौशल, आप देख रहे हैं मरुदर्शन 24 न्यूज। कांग्रेस पार्टी के कन्वीनर डॉक्टर सैल के यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम इनसे बात करेंगे। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपको नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस का डॉक्टर सैल का कन्वीनर बनाया गया है। तो सर, आपको कैसा लग रहा है और आपकी क्या योजनाएं हैं? जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हो सकता है कि दिल्ली के बीच में या पूरे देश के बीच में जल्दी लोकसभा के चुनाव हो, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? और जो आपको दायित्व दिया गया है पार्टी के द्वारा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के द्वारा, आप इसको किस प्रकार से और कैसे निभाएंगे? और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ इस पद के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब को, सुप्रिया ताई सुले को जो हमारे कार्याध्यक्ष है राष्ट्रीय, धीरज भाई शर्मा जो हमारे राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष है। इन्होंने मेरे ऊपर बहुत विश्वास रखा और मुझे इसके कैपेबल उन्होंने मायने रखा कि मैं इस पद पे नियुक्त हो सकूं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पूरे पार्टी के लोगों को और वरिष्ठ नेताओं को, सबको। अभी आगे जाके राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का महासचिव पद ये जो मुझे दिया गया है और मेडिकल कन्वेनर बनाया गया है पूरे दिल्ली एनसीआर का, तो उसमें हम आगे जाके हमारी जो रणनीति यही रहेगी कि हमारे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे मेडिकल कैंप्स का नियोजन किया जाएगा, ज़्यादा करके दिल्ली में, नोएडा, गाजियाबाद में, जो कि बहुत सारे यहाँ पे गरीब लोग होते हैं या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग रहते हैं, उनको हम जो भी योजनाएं रहती है, जैसे कि भारत सरकार से योजना रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं रहती है, उनके माध्यम से उनको वहाँ पे लाभ मिल जाए, उनके क्षेत्र में उनको कुछ वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाए, जो हमारी आज तक की बहुत पार्टियाँ बहुत कुछ कर नहीं पा रही है इसमें, ना गवर्नमेंट इसमें कुछ कर पा रही है। तो ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। दूसरी चीज़ है, हमारे पास लीगल सेल भी है कि लीगल सेल के माध्यम से हम जितने भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, जिनको जो कोर्ट में जिनके केसेस पेंडिंग है, जिनको कुछ कोर्ट में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, तो उनके लिए हम एक लीगल सेल के भी कैंपेन्स वहाँ पे करने वाले, कैंप्स लगाने वाले, कि जिसके माध्यम से उनको बहुत अच्छी से वहाँ मदद हो सके। डॉक्टर साहब, जैसे जो हमारा यूथ है वो भटक रहा है। अब हम देखते हैं कि जब हम फील्ड में जाते हैं, स्लम एरियाज में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि जो यूथ है वो पढ़ाई छोड़कर जो गलत तरीके अपना रहा है। जैसे कोई कुछ नशे में जा रहे हैं, कोई मतलब कि अनसोशल एक्टिविटीज के भी हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उन लोगों के बारे में आपकी क्या प्लान है? नहीं, जरूर एजुकेशन तो बेसिक है, बेसिक चीज़ तो है, एजुकेशन तो होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन का एजुकेशन अच्छे से जो होता है, नींव होती है जो एक एजुकेशन, वो सब युवा के होना बहुत आजकल ज़रूरी है। लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए इंडिया में, तो उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रहा। युवक कहीं और भटक रहे। इसका कारण बहुत सारे रीजंस है कि देश में एक अलग सा भी वातावरण चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट, वहाँ बेरोजगारी का माहौल चल रहा है। उस वजह से युवकों को आजकल नौकरियां नहीं मिल रही। बेरोजगार होने की वजह से युवक कहीं और भटक रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि ये उनकी हताशा है कि वो पढ़ना नहीं चाहते कि वो पढ़ के क्या होगा? बहुत नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, पढ़ना भी नहीं चाहते बहुत सारे तो है, लेकिन बहुत सारे युवक हमारे पास ऐसे भी है कि जो पढ़े लिखे लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जैसे कि भारत सरकार, बीजेपी सरकार ने वो उनका जुमला था कि हर साल 2 करोड़ वहाँ पे रोजगार हम पैदा करेंगे, तैयार करेंगे युवकों के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। तो इस हिसाब से हम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ये जो जॉब फेयर्स है युवक की वजह, वहाँ से जॉब फेयर जहाँ पे वैकेंसीज होंगी दिल्ली में, तो वहाँ पे हम वहाँ पे कैंप्स लगाए जाएंगे। जिनको ज़रूरत है वहाँ पे कंपनी HR वगैरह से बात करके युवकों को वहाँ पे जॉब का आएगा कैसे सर? जैसे जो आप कह रहे हैं कि कंपनीज आएंगी, जो MSME हमारा सेक्टर है उसको तो बर्बाद कर दिया गया। जरूर, बहुत सारी कंपनीज जो आने चाहिए थी, इंडिया में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो हो नहीं पा रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया से जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस होते हैं, उनकी कंपनियां नहीं आ पा रही, इसलिए दिक्कत हो रही। दिल्ली में मोदी सरकार के द्वारा एक विशेष सत्र बुलाया गया। कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे जब भी कोई विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उसकी पहले से ही विपक्ष को विश्वास में लिया जाता है, विपक्ष को बताया जाता है कि सत्र किस लिए बुलाया जा रहा है, इस सत्र में क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। लेकिन ये जो सत्र बुलाया गया, इसके बीच में विपक्ष को ना तो विश्वास में लिया गया, ना ही किसी को बताया गया। जैसे कि मोदी जी की आदत है कि वो हर चीज़ के बीच में एक सस्पेंस बनाते हैं। इस बार भी उन्होंने सस्पेंस रखा और लास्ट तक मीडिया कयास लगाता रहा कि हो सकता है कि इस सत्र के बीच में 1 नेशन 1 चुनाव की घोषणा हो सकता है कि इसमें महिला आरक्षण बिल लाया जाए, हो सकता है कि जो 5 विधानसभा के चुनाव होने हैं उनके साथ ही लोकसभा भंग करके चुनाव करा दिए जाए।
इस प्रकार के अनेक कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जैसे कि कल मोदी जी के द्वारा महिला आरक्षण बिल को संसद के बीच में पास कर दिया गया, और तरीके से ये जितने भी मुद्दे हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि एक विशेष सत्र बुलाया गया, विशेष सत्र के विषय में पहले जो है विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उसको बताया जाता है क्या आने वाला है। लेकिन चलो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसके विषय में अब हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो कि एक बिल अभी सामने आया है कि महिला आरक्षण बिल, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये बिल जो है ये सरकार के द्वारा फेंका गया एक बड़ा जुमला है, इसका कोई औरतों को, जो भी महिलाएं हैं, उनको कोई लाभ भी होगा? जरूर, ये बहुत ही बड़ा जुमला है, क्योंकि बहुत ये अचानक से ये बिल पास करने का ये सोच रहे 33% का आरक्षण देना इसमें। लेकिन जो बाकी के मुद्दे चल रहे हैं अभी देश में महिलाओं में, कि अभी आपने देखा होगा मणिपुर में इतने, हमारे पास ताज़ा मामला है मणिपुर का, तो महिला पे इतने अत्याचार हुए। अभी दिल्ली में कल एक रेप केसेस हो रहे, इतने सारे मुद्दे। पहले ये मुद्दे देखने चाहिए सरकार ने, इस पे ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे जो ये बिल लाया गया है, इस पर हम बात करेंगे आपसे, मैंने आपको रोका। ये बिल आएगा, बिल लाने की एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि ये बिल आया तो इससे पहले जब तक जनगणना नहीं होगी, जाति जनगणना नहीं होगी, परिसमन नहीं होगा, विधानसभा लोकसभा जब तक निश्चित नहीं की जाएंगी कौन सी लोकसभा जो एससी के लिए, कौन सी एसटी के लिए है, तब तक ये बिल पास नहीं हो सकता। तो ये कब तक, कितना समय लगेगा और कब तक ये धरातल पे आएगा? जरूर, इसके लिए बहुत समय चाहिए। और बहुत बार हमने देखा है कि बीजेपी गवर्नमेंट के सिर्फ कोई डिसीजन ले लेती, उसमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं लेता रहता है। हमने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन में ऐसी हुआ, बहुत लोगों को परेशानी हुई। तो इसमें भी यही चीज़ें सामने आ सकती है आगे जाके, कि इसको पहले तय करना चाहिए कि कौन सा विधानसभा, कौन सा लोकसभा महिलाओं के लिए आरक्षित करना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा महिलाएं हैं, जहाँ पे ज़रूरत है सही में, तो पहले ये पूरा एग्जीक्यूशन होना चाहिए हर चीज़ का, उसके बाद बिल पास करना चाहिए। जैसे सर, ये भारतीय जनता पार्टी जो पूरा क्रेडिट ले रही है कि महिला आरक्षण बिल ले आए, लेकिन ये बिल तो कांग्रेस लेके आई थी। कांग्रेस के समय में इस बिल को जो राज्यसभा में पास किया गया था। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है हमारे शरद पवार साहब, इन्होंने बहुत पहले आरक्षण लाया था महिलाओं के लिए, चाहे पॉलिटिक्स में हो, इलेक्शंस में हो, डिफेंस में उन्होंने ऑलमोस्ट 33% का ये पहले से ही लाया हुआ था, ये पहले से ही है। लेकिन ये बस अभी ये इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी सरकार इसको जुमला है ये एक तरह का उनका, और ये बस ये उनकी पब्लिसिटी करने के लिए महिलाओं में एक अनकॉन्फिडेंस मोशन इसमें हो जाएगा। तो ये है सब, ये तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने ये सब पहले किया हुआ है ऑलरेडी। सर, जैसे जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि अभी तक 5 बार जनगणना को टाला जा चुका है। 2021 में होनी थी, पिछली बार इन्होंने कह दिया कि भाई कोविड करके नहीं हुई, लेकिन उसमें चुनाव हुए लेकिन जनगणना नहीं हुई। तो ये जनगणना कब तक होगी, इसके विषय में क्या? ये तो बहुत जरूरी है कि जनगणना तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है हर चीज का, जनगणना होनी तो बहुत जरूरी है। 2011 में ये हुई थी, उसके बाद अभी तक हुई नहीं। ये बस बताया जा रहा है कि कोविड के ये बस पोस्टपोन किए जा रही है चीज, लेकिन ये तो बेसिक चीज है, ये सबसे पहले होनी चाहिए जनगणना। और जितना जल्दी हो सके उतने हम अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से इसमें हम आंदोलन भी करने वाले हैं कि जितने जल्दी हो सके जनगणना हो जाए और लोगों को इससे बहुत सारी सुविधा होती है उसका लाभ हो जाए। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जो है महिला सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ हमारी जो देश की राष्ट्रपति है माननीय मुर्मू जी, उनको जो है संसद के बीच में नहीं बुलाया जाता है। यहाँ तक कि संसद के जब पूजा और भूमि पूजन हुआ तब नहीं बुलाया गया, जब उद्घाटन हुआ तब नहीं बुलाया गया। चलो, जब ये नया सत्र आया और पहला सत्र जब नई विधानसभा में हो रहा था, लोकसभा में हो रहा था, तो उसमें भी नहीं बुलाया गया। तो इसके विषय में क्या कहेंगे? और उनकी जगह पर जो है कंगना रनौत को बुलाया जाता है, एक डांसर सपना चौधरी को बुलाया जाता है। क्या, क्यों इन्होंने जो है माननीय राष्ट्रपति का क्या ये अपमान नहीं है कि उनको नहीं बुलाया, और उनको बुलाया जिनको कि कोई मतलब कि जिनको हम कह ही नहीं सकते। हम बात करें तो कंगना रनौत जो है PhD है इतिहास के बीच में, जिसने कहा कि 2014 के बीच में भारत आजाद हुआ था। इस विषय में आप क्या कहेंगे? जरूर, ये बहुत बड़ा अपमान है राष्ट्रपति का, क्योंकि प्रेसिडेंट तो फर्स्ट सिटीजन होती है इंडिया की, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो प्रेसिडेंट को देनी चाहिए। तो आप कह रहे कंगना रनौत या बाकी के सेलिब्रिटीज है महिला लोग, उनको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है कंट्री में। बहुत सारे पैसे इनके सिक्योरिटी पे खर्च किए जा रहे हैं, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे इनको सिक्योरिटी दी जा रही है। जो राष्ट्रपति है उनको पहला दर्जा देना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अभी नई
सांसद का उद्घाटन हुआ, तो उसका उद्घाटन या उसका जो पूजन हुआ उसमें भी एक एज महिला उनको पहला उधर प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। आप जब कह रहे थे कि हम आरक्षण ला रहे हैं महिलाओं के लिए, ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन जहाँ जरूरत है महिलाओं को सम्मान देना, इज्जत देना, वहाँ पे ताकत देना, वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दलित समुदाय से ताल्लुक रखती है इसलिए उन्होंने बुलाया गया? जरूर, ये खाली वोट बैंक के लिए वैसे उनको बस राष्ट्रपति बनाया गया है कि दलित को कोई एक पद दिया जाए, और फिर उनके माइनॉरिटी या जो छोटे छोटे विभाग है भारत के, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट वो नहीं दे पा रहे, और जहाँ पे जरूरत है महिलाओं को रिस्पेक्ट देना, उनको हर चीज में वहाँ प्रायोरिटी देना, वो नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे जो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के बीच में एक G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसके बीच में जो है बातें आ रही हैं निकल के कि हमारा जो खर्चा है वो टोटल 4100 करोड़ रुपए हुआ, और G20 में क्या हुआ ये निकल कर किसी के पास बाहर नहीं आया। क्या इससे जनता को लाभ हुआ, क्या देश से लाभ हुआ, इस विषय में आप क्या कहेंगे? जरूर, इसमें बहुत सारा खर्चा हुआ है, 4100 करोड़ का बस जो भी 2 दिन का खर्चा है ये तो वो हुआ, प्लस जो वहाँ पे प्रगति मैदान में है मंडलम, उसमें 2700 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया है। अगले दिन पानी में डूब गया, वो पता नहीं वहाँ पे क्या क्या सुविधा उन्होंने किया। 2 दिन के लिए इतना सारा खर्च करना। G20 समिट ऐसा नहीं है कि बस ये इंडिया में अभी पहली बार हुआ है, भारत बाकी देशों में भी तो ये हुआ है, यूएस में हुआ है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है ना कि इसका सारा श्रेय मोदी जी को देती है कि मोदी जी यहाँ पे लेके आ गए, नहीं तो शायद ऐसा होता ही। वो तो रोटेशन थ्रू आने वाला था, चाहे मोदी जी पीएम होते नहीं होते, वो तो इंडिया को मिलना ही था प्रेसिडेंट वहाँ का। और दूसरी चीज, बाकी के जो डेवलप कंट्रीज है, चाहे यूके है, चाइना है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वहां भी ऑलरेडी G20 समिट हुआ है, तो वो तो हमारे से ज्यादा अमीर कंट्रीज है, उन्होंने कभी इतना खर्चा नहीं किया। डॉक्टर साहब, जैसे जो ये अभी बात हुई थी कि अभी पत्रकारों को देखा होगा आपने कि एक घोर अपमान किया गया मोदी जी के द्वारा G20 के बीच में कह दिया गया पत्रकारों को कि आप प्लीज कृपा करके आप बाहर जाइए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। जो एक प्रोटोकॉल है कि जो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जो पत्रकार आते हैं उस वहां पर जाकर वो करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देगी। इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या ये सीधा पत्रकारिता के ऊपर हमला नहीं है? जरूर, पत्रकारिता देखी जाए तो एक 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाता है अपनी भारतीय डेमोक्रेसी में, तो जरूर पत्रकारों को वहां पे प्राधान्य देना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। अभी आप देख ले कि पिछले 9 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने, तो ये भी उन्होंने इसी वजह से टाला है कि उनको वहां पे कुछ आंसर करना पड़े या कुछ बातें उनको वो सामने ना आए, इसलिए उन्होंने टाला होगा। कहीं ये कारण तो नहीं है कि अगर पत्रकार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो पत्रकार इनसे पूछते भी मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर के ऊपर जवाब मांगते, महंगाई पे जवाब मांगते, घटती हुई आय के ऊपर मांगते, बेरोजगारी पर जवाब मांगते, तो कहीं इस डर से तो नहीं कि इन्होंने पत्रकार ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? जरूर, ये भी वजह है क्योंकि वहां पे बाकी 20 कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो उनके सामने कहीं इनकी पोल न खोल जाए, जो जितने जुमले किए हैं मोदी सरकार ने बीजेपी से वो सामने ना आ जाए, और ये सबको पता नहीं चल जाए कि ग्राउंड लेवल पे आज क्या स्थिति है भारत की, मणिपुर में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में हमारा मराठा आरक्षण का वहां पे आंदोलन चल रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, ये सब चीजें उनको पता न चले, इस वजह से शायद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हुई। जैसे ही देखिए कि आप जो अमेरिका के पत्रकार थे, जो बाहर के पत्रकार थे, विदेश के, चलो जो अपने इनके अधीन पत्रकार हैं उनको डरा धमका के रोक लेंगे, लेकिन उन्होंने तो जब कहा है कि ये जो G20 सम्मेलन है, ये सम्मेलन का मोदी जी का प्रचार ज्यादा है। जहाँ पर जो बाइडेन जी ठहरे थे राष्ट्रपति अमेरिका के, वहाँ के 12 किलोमीटर के एरिया के बीच में अगर हम बात करें तो 256 इनके वोटिंग लगे हुए थे। तो आप क्या मानते हैं कि ये शिखर सम्मेलन था या मोदी जी का प्रचार? नहीं, जरूर ये मोदी जी का और बीजेपी का ही प्रचार था। आप देखा जाए तो 2 दिन के लिए पूरी दिल्ली इन्होंने बंद रखी थी, जितने भी कमर्शियल शॉप्स, कॉम्प्लेक्स वगैरह है, व्यापारी लोग हैं, उनका उसमें बहुत सारा नुकसान हो गया है, और ये बस खुद का अपना नाम करने के लिए ये सब बंद रखे थे, और हर जगह पे होर्डिंग्स, बोर्ड्स वगैरह लगाए गए थे। ये बस खुद का, इंडिया का नहीं, ये जैसे कि ये खुद रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडिया का वहाँ पे कुछ नाम नहीं था, या बाकी लोगों का किसी का भी फोटो वगैरह नहीं था। डॉक्टर साहब, पहले भी तो बड़ा आयोजन हुआ है, कॉमनवेल्थ हुआ था, उसके बीच में आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस के सहयोग से एक अलग से कॉरिडोर बना दिया गया था, जिसके बीच में एम्बुलेंस या जो भी बाहर के विदेशी खिलाड़ी आ रहे थे या विदेशी लोग आ रहे थे, उनको निकलने के लिए अलग से व्यवस्था थी। दिल्ली बंद करने की जरूरत नहीं थी, तो क्या इस बार नहीं ऐसा कर सकते? जरूर, इस बार भी ऐसा हो सकता था कि आप लिमिटेड 2 से 3 रोड वहां पे रखो, दिल्ली बंद करने की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं थी। इसमें से बहुत सारा नुकसान, आपने स्कूल बंद रखे थे, कॉलेजेस बंद रखे थे, और बाकी इतने गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत लोग
लोगों के काम रहते हैं, उस एरिया में पूरे गवर्नमेंट ऑफिस है, और ये सब कुछ बंद रखने का कोई वो उसमें मुद्दा ही नहीं था। जैसे जो सर अगर हम बात करें तो 990 करोड़ का बजट था G20 का, ठीक है, लेकिन 4100 करोड़ रुपए खर्चा गया और गरीबी छुपाने के लिए पर्दे लगाए गए, दीवारें बनाई गई, उसको ढका गया। तो जो बाकी का पैसा था, अगर उसको पैसे को बचाया जाता तो काफी हद तक गरीबी दूर नहीं की जा सकती थी। नहीं, जरूर इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती, गरीबी दूर तो नहीं कह सकते हम, लेकिन बहुत सारे जो नियोजन किया जा सकता था, योजना वहां पे आ सकती थी, ग्राउंड लेवल पे कुछ अच्छा हो सकता था इस पैसों से। 900 करोड़ कहाँ और 6 से 7 हजार करोड़ कहाँ, बस बनाने में 2700 करोड़ लगे भारत मंडलम को। वो पैसा कहीं अच्छी चीज में लगाते, किसी गरीब या फिर मेडिकल फील्ड में लगाते। हम देखते कि मेडिकल फील्ड में ऑलरेडी ये बहुत कम बजट निकालते हर साल, वहां पे अगर कुछ कर सकते तो बहुत सही होता। कोविड जैसी स्थिति जो बनी थी भारत में पिछले दो साल में, वो स्थिति आगे जाके न बने, इसलिए ये इसमें कुछ कर सकते थे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या होने जा रहे हैं। अब महिला आरक्षण बिल के ऊपर आपने हमें बताया कि ये जो बिल है ये 2031 तक तो किसी भी हालत में लागू नहीं हो सकता। एक ये जुमला है, 2036 तक महिलाओं को किसी प्रकार का कोई लाभ इस बिल से मिलने वाला नहीं है। सिर्फ ये मोदी सरकार की हताशा है जिसके लिए इस बिल को पास किया गया, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी हैं और 5 राज्यों के बीच में विधानसभा चुनाव भी हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।